हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों 21वीं सदी की अगर बात की जाए और भारत की बात की जाए तो अभी भी उत्तर भारत के बहुत से हलकों में अगर किसी चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो है सरकारी नौकरी। और बात की जाए सरकारी नौकरी की तो उसमें भी जिसे सबसे अव्वल माना जाता है उसे हम कहते हैं सिविल सेवा। और चूंकि आप ये वीडियो स्टडी IQIAS हिंदी पे देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम सिविल सेवा से जुड़े विभिन्न वीडियो करंट अफेयर्स पे और टॉपिक्स पे लाते रहते हैं। आज जिस विषय पे हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बड़ा ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए कि जब बच्चे तैयारी करते हैं और तैयारी करते रहते हैं तो उनके दिमाग में एक प्रश्न लगातार आता है कि क्या सिविल सेवा परीक्षा वास्तविकता में जो परिवर्तन के लिए स्टूडेंट जाते हैं वो कर पाते हैं, क्या ये गेम चेंजर होती है या सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो सिस्टम का पार्ट बन के यूं ही व्यर्थ चले जाते हैं। तो आज इसी विषय पे हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फिर से एक बार पंकज सर मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर दो फ्रेंच शब्द हैं, एक है ब्यूरो एक है क्रेशन, इससे ब्यूरोक्रेसी बनी है। और अगर एक नटशेल में इसका अर्थ बताया जाए तो इसका अर्थ होता है स्मॉल लेवल पे जो गवर्नेंस होती है। ब्यूरो का अर्थ होता है डेस्क, तो डेस्क लेवल पे गवर्नेंस, छोटी सी जो गवर्नेंस होती है, ऑफिस लेवल की गवर्नेंस, सिविल सेवा यहाँ से शुरू हुई। लेकिन सर अगर भारत में देखा जाए तो अगर हम कौटिल्य यानी चाणक्य की बात करें तो तब से लेके लिखित रूप में कई जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमाण मिलते हैं। और सर चूंकि वर्षों का अनुभव आपका है, कितने ही सिविल सर्वेंट्स को आपने पढ़ाया, मैं भी इसी क्षेत्र में हूँ, मैं भी पढ़ा ही रहा हूँ, मैं भी बहुत सारे सिविल सर्वेंट को होते देख रहा हूँ, सीनियर्स जूनियर्स को भी देखा। बात अगर करूँ नौकरशाही से तो ब्यूरोक्रेसी से, क्या लगता है सर नौकरशाही है क्या और कितनी शक्तिशाली है? देखिए, ब्यूरोक्रेसी का जो शब्द है, ये शब्द वास्तव में क्वाइन तो बहुत लेटर ऑन हुआ। एडमिनिस्ट्रेशन के बिना तो कोई सिस्टम चलता नहीं है। बिल्कुल। अगर हम ब्यूरोक्रेसी को एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करें तो फैमिली से ही एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही सोसाइटी बनेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक वे में ब्यूरोक्रेसी को देखें तो इट वाज मैक्स वेबर, जिनको हम फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और उन्होंने इसके बारे में सिस्टमेटिक थियरी दी। और जो उनकी थियरी थी उसका उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम रखा। उन्होंने कहा दिस इज आइडियल टाइप मॉडल। आइडियल टाइप मॉडल मतलब ये एक मेंटल कंस्ट्रक्ट था जिसको प्रैक्टिकल होना था। लेकिन वहाँ से उन्होंने उसके जो फीचर्स बताए, जैसे उन्होंने बताया कि इसमें हायरार्की होगी, रूल बाउंडेडनेस होगी, इसके साथ साथ इम्पर्सनैलिटी होगी यानी कि तटस्थता और अनामता होगी। ये ब्यूरोक्रेसी के कोर सिद्धांत हैं। और यहाँ से जब उन्होंने स्थापित किया तो उनका एक बहुत क्लियर मानना था कि आधुनिक समाज में जहाँ पर भी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम सेटअप हो जाएगा अगर एक बार, तो वो समाज खत्म हो सकता है या सिस्टम खत्म नहीं होगा। मतलब आप यूँ समझ लीजिए कि इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा। तो जो इसका फाउंडिंग फादर है वो भी ये जानता है कि ये मॉडल इतना स्टेबल है। तो यहाँ से ये शुरू तो होता है, लेकिन अगर हम पावरफुल होने की बात करें, कितना शक्तिशाली है, तो इसके लिए तो मैं आपको दो बहुत इंटरेस्टिंग केस दे सकता हूँ। अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 17th प्रेसिडेंट थे एंड्रू जॉनसन। वो भाई साहब अपना एक सेक्रेटरी हटाना चाहते थे जो वो हटा नहीं पाए। एंड उनका ये रिमार्क बड़ा कोट किया जाता है, व्हाट प्रेसिडेंट आई एम, आई कैन नॉट इवन रिमूव माई सेक्रेटरी। तो ये दिखाता है कि ब्यूरोक्रेसी कितनी पावरफुल है। रूल बाउंडेडनेस और रूल्स को कितना ज़्यादा ये फॉलो करवा लेते हैं। ये तो फॉरेन का केस है। आपको मैं इंडिया का एक बहुत इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ जिस पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया। नरेंद्र मोदी सर की सरकार बनती है 2014 में, और हमारे होम मिनिस्टर बनते हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह का जो गृह सचिव थे उनसे थोड़ा सा अच्छा आंकड़ा नहीं चल रहा था, मतलब उनके अपने रिलेशंस अच्छे नहीं थे। होम सेक्रेटरी राजीव महर्षि थे, वे उनको हटाना चाहते थे, और राजीव महर्षि का जब तक कार्यकाल रहा उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। दिस शोज हाउ पावरफुल द ब्यूरोक्रेसी इज। एक्चुअली अगर हम इसको बहुत सिंपल भाषा में समझाएं, जैसा हम बच्चों को बताते हैं कि एक हम लोग बचपन में एक चीज़ पढ़ते हैं, नॉलेज इज़ पावर। ये लाइन सबने पढ़ी है कि ज्ञान ही शक्ति है। और अगर हम ज्ञान ही शक्ति मान रहे हैं तो आप सिर्फ ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में वो कौन सा ग्रुप है जिसके पास सबसे ज़्यादा ज्ञान है, सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा काबिल लोग हैं जो यूपीएससी क्लियर किए हैं, IAS बने हैं। तो काबिलियत पे तो क्वेश्चन नहीं उठाई जा सकती। तो अगर नॉलेज इज इक्वल टू पावर एंड नॉलेज इज इक्वल टू यूपीएससी IAS,
तो दैट प्रूव्स दैट IAS हैव दैट पावर। Yes. तो ये बड़ा एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन ये बहुत पावरफुल पोजीशनिंग रखते हैं। पॉलिसी मेकिंग हो या पॉलिसी का एग्जीक्यूशन हो, दोनों में इनका रोल बहुत ज़्यादा होता है। पॉलिसी मेकिंग में ये दिखाई नहीं देते हैं, जो अनामता का सिद्धांत है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पॉलिसी एग्जीक्यूशन के पार्ट में ये हमेशा सामने विजिबल होते हैं। तो इस तरीके का सेटअप है इनका, और इसी सेटअप को लेकर के ब्यूरोक्रेसी का उदय हुआ। लेकिन ये तो उदय मैं थोड़ा सा पश्चिम और भारत को लेके बता रहा हूँ, लेकिन इसमें बच्चों को, हमारे UPSC के छात्रों को ये जानना चाहिए कि भारत में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत कैसे होती है। जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर से शुरू होती है, और आते आते सरदार पटेल के रिमार्क्स सबको याद रहते हैं। तो बच्चों के लिए जानना ज़्यादा बेहतर होगा कि वे भारत में ब्यूरोक्रेसी, जो आधुनिक ब्यूरोक्रेसी है, वो कैसे शुरू हुई, सिविल सर्विसेज कैसे शुरू हुई। ये अगर आप इस पर कुछ प्रकाश डालें तो बेहतर रहेगा सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी को, तो मुझे वो सोहर याद आ रहा था कि ललना लाल हुई हैं कुलवा के दीपक, और उसमें CM हुई हों, ऊपर उस PM हुई है, CM हुई हैं, उससे ऊपर DM हुई हैं, हो वो ध्यान आ रहा था। खैर जी जी सर, आपने नौकरशाही की शुरुआत की बात की, तो जब हम गवर्नेंस में से पढ़ाते हैं तो यूँ तो शुरुआत इसकी होती है, जब हम अरस्तु वगैरह के डिस्कशन करते हैं तो वहाँ से भी बहुत सारे बिंदु आते हैं। भारत में इसकी शुरुआत जब हम देखते हैं तो कौटिल्य से मानी जाती है, जब कौटिल्य प्रशासन के 7 अंगों की बात करते हैं, जहाँ पे वो राजा की बात करते हैं, अमात्य की बात करते हैं, दुर्ग की बात करते हैं, कोश की बात करते हैं, आदि चीज़ों की, मित्र की बात करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं की बात करते हैं। उसके बाद गुप्त साम्राज्य, हम उसके बाद दिल्ली सल्तनत, मुग़ल जो शासन था, हमने अलग अलग प्रकार से नौकरशाही का एक वर्जन तो देखा ही, क्योंकि वहाँ पे लगातार पदाधिकारी थे जो अलग अलग चीज़ों पे कमांड करते थे। प्रॉपर तौर पे अगर देखा जाए भारत में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत, बेसिकली हम सिविल सर्विसेज की शुरुआत की बात करें तो पहली बार कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हमको लाइमलाइट में दिखती है वो 1773 में दिखती है, जब पोस्ट उसके पहले भी थी, लेकिन जब ऑफिशियली एक एक्ट के द्वारा दिखती है तो 1773 में हमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट दिखती है। वो अपने आप में इवॉल्व होती रहती है। फिर हमको 1850 का दशक दिखता है, जब कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज के बारे में हमें पता चलता है। 1858 में जब हम देखते हैं कि भारत में ताज का शासन शुरू हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से यहाँ से समाप्त हो जाती है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का एक विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। विशिष्ट रूप इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर 18 से लेकर 23 वर्ष तक की उम्र के स्टूडेंट दे सकते थे। बहुत अच्छी उनकी ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, ट्रिनिटी में उनकी ट्रेनिंग हुआ करती थी, लेकिन फिर भी एक समस्या दिखती थी कि सिविल सेवा परीक्षा जो थी वो भारत में नहीं हो रही थी। 1919 में जब हम मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, जिनको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, उसके द्वारा हमें पहली बार सिविल सेवा परीक्षा भारत में यानी कि दिल्ली में होते हुए दिखती है, और रास्ते खुलते हैं कि लोगों को अब इंग्लैंड नहीं जाना रहेगा सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए। उसके बाद की बात की जाए तो सर चीज़ें जब प्रोग्रेस करते हैं, ली कमीशन के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। शुरुआती तौर पे अगर बेहतर सुधार देखे जाए तो ली कमीशन 1924 की बात है। ऐसा कहा जाता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो ली कमीशन ने बहुत अच्छे से सामने किया। 1935 का अधिनियम देखते हैं, जिसके बाद फेडरल सर्विस कमीशन की बात हुई थी। हालांकि ये चीज़ें 1947 तक की महदूद रहती हैं भारत में, उसके बाद चीज़ें बदलती हैं। भारत आज़ाद होता है तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब देश बटा तो अधिकारी भी बटे, कुछ ब्रिटिश अधिकारी भी थे वो चले गए, कुछ ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पे रहे। भारत का सर संविधान फॉर्म होता है, संविधान में अनुच्छेद 312 जुड़ता है जो बात करता है केंद्रीय स्तर की सेवाओं की। अनुच्छेद 314-15 की बात करते हैं जो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं, और इस आधार पे भारत में ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत सिविल सेवा के रूप में होती है। संघ लोक सेवा आयोग जो भारत में सिविल सेवा परीक्षा कराता है उसके लिए उत्तरदायी है। हर राज्य में या किन्हीं 2 राज्यों का ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है जो वहाँ पे सिविल सेवा कराता है सर। यूँ तो हम लोग अपनी पॉलिटी की क्लास में और गवर्नेंस की क्लास में सिविल सेवा और ब्यूरोक्रेसी पे बहुत डिटेल में बात भी करते हैं, और यहाँ पे संभव नहीं है कि हर बिंदु पे बात की जाए। बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताते चलें कि किन किन आर्टिकल्स को जानते हैं जो सिविल सेवा से जुड़े हुए हैं, ज़रूर बताते चलें, और ये भी बताते चलें कि आप किस प्रदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपका पब्लिक सर्विस कमीशन किस ज़िले में स्थित है। सर शुरुआत जब आपने की और ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही लेमन टर्म में बड़े अच्छे से, बड़े क्लियर कट तरीके से समझाया, मैं बस एक प्रश्न इसमें और जोड़ना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ आपसे कि सर जो नौकरशाही की हम बात कर रहे हैं, जिस ब्यूरोक्रेसी की हम बात कर रहे हैं, क्या वास्तविकता में ये सिस्टम चेंजर हो सकती है?
सिस्टम चेंजर एक बहुत बड़ा और क्या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड मैटर है ये, क्योंकि जब बच्चा सिविल सर्विस को देखता है, एस्पायर करता है टू बिकम एन IAS ऑफिसर, तो उसके मन में जो ड्रीम होते हैं वो तो होते हैं कि मैं बनूंगा और पूरी दुनिया सुधार दूंगा। लेकिन थियरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ब्यूरोक्रेसी का लेआउट है, अगर हम शुरू करें वेबर से ही दोबारा, तो मैक्स वेबर कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ नोबडी। आप इसमें जो हेड है वो ढूंढते रहोगे और आप वहाँ तक पहुँचोगे नहीं। वास्तव में क्या होता है कि थियोरिटिकली तो ये बहुत पावरफुल है, ये सिस्टम बहुत पावरफुल है, लेकिन जो इसका ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसकी बनावट है, उसमें एक सिविल सर्वेंट से उम्मीद की जाती है कि ही शुड बी अ कॉग इन द मशीन। आप आसान भाषा में कहिए कि मशीन में नट बोल्ट टाइप का है, और आप केवल ये कल्पना करिए कि अगर कोई मशीन का नट उसमें फिट नहीं हो रहा है तो वो मशीन में रहेगा या बाहर हो जाएगा? ऑब्वियसली वो मशीन से गिर जाएगा। तो आप यू आर नॉट द सिस्टम, यू आर जस्ट अ कॉग। तो ये थ्योरी है इसके पीछे बहुत बेसिक सी। आप सिस्टम नहीं बन सकते। सिस्टम को बदलने के लिए आप सिस्टम के अंदर रह करके सिस्टम के प्रोटोकॉल्स नहीं तोड़ सकते। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है। और जो सेटअप बनाया भी गया है, जो ब्यूरोक्रेसी को, जब मैंने आपको जैसे अभी बताया कि वेबर ने कहा कि ये कभी डिस्ट्रॉय ही नहीं होगी अगर एक बार इस्टेब्लिश हो गई, उसका रीज़न यही है कि सारा इन्फॉर्मेशन इनके पास है, सारा नॉलेज इनके पास है। तो वेबर ही इसको कंट्रोल करने का तरीका भी बताता है। वेबर कहता है कि अगर ये जो परमानेंट सिविल सर्विस है इसके ऊपर नॉन परमानेंट बॉस हो, उसके लिए टर्म एमेच्योर एडमिनिस्ट्रेशन का यूज़ करता है वो, तो ये कंट्रोल हो सकते हैं। अदरवाइज ये कंट्रोल नहीं हो सकते, क्योंकि सब कुछ फिर इनके ही पास है। तो डिसीजन मेकिंग पावर एक तरीके से उन्हें ना देना, ये उसने डिसाइड किया। तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है, अगर हम बात करें सिस्टम चेंज करने को लेकर के, तो सिस्टम चेंजर इसलिए होने में मुश्किल हो जाती है क्योंकि इनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर हम ब्यूरोक्रेसी की आलोचनाओं को ध्यान से देखते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आलोचना है, वेबलिन ने ये आलोचना की थी। उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बेसिकली ट्रेंड इन कैपेसिटी है। अगर आप ध्यान देंगे लवासना की पूरी ट्रेनिंग को, तो वहाँ पर रूल्स एंड प्रोसीजर की ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी जाती है। इनोवेशंस की बात कोई नहीं करता। तो जब आप रूल बाउंड हैं, आप प्रोटोकॉल तोड़ नहीं सकते, आप नए नियम बना नहीं सकते, इवन आप कभी भी प्रैक्टिकली सिविल सर्वेंट के पास जाइए, तो वो सबसे पहले डिसीजन लेने से पहले क्या सोचेगा? वो सबसे पहले ये सोचेगा कि ऐसे मामलों में मुझसे पहले वालों ने क्या डिसीजन लिया। वो केवल प्रेसिडेंट फॉलो करेगा, वो कोई इनोवेटिव तरीका नहीं लेगा। तो यहाँ से प्रॉब्लम आती है उसके सिस्टम चेंजर होने में, या व्यवस्था परिवर्तन का जो उसका सपना है, वहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट बताता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद वो एक बार लवासना गए हैं, और लवासना में उन्होंने ट्रेनिंग, यूपीएससी के जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको एड्रेस किया, और वहाँ पर उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने कहा कि अभी जो आप यंग हैं, यूथ हैं, और आपको लगता है आप यहाँ से निकलोगे और सब कुछ बदल दोगे, बेहतर कर दोगे, लेकिन जब आप ऑफिस पहुँचोगे तो आपके नीचे जो क्लर्क होगा उसका सर्विस टेन्योर उतना होगा जितनी आपकी एज नहीं होगी। बिल्कुल। और वो होगा ऑर्थोडॉक्स, रेड टेपिज्म वाला। आप उसको डील कैसे करोगे? पहला मुद्दा तो यही है आपके लिए। तो अब आप समझ सकते हैं ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। द थिंग इज, ये स्टेटस है, ये स्टेटस है सिविल सर्विस में फंक्शनैलिटीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चेंजेस थोड़ा सा करना बहुत मुश्किल सा होता है, लेकिन अगर हम देखें तो ऐसा भी नहीं है कि कुछ हुआ ही नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लासिकल एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एक सिविल सर्वेंट अगर चाहे और वो उसके अंदर वो करने की इच्छा हो तो उसने समाज को बदला है, और उदाहरण बन करके सामने आए हैं। और ऐसा भारतीय प्रशासन में कई सारे उदाहरण हैं। अगर बच्चों को कुछ उदाहरण के साथ ये चीज़ बताई जाए जिससे वे समझ सकें कि हाँ, सिविल सर्वेंट कब सिस्टम को बदल सकता है और कैसे बदल सकता है, ये उदाहरणों से ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बिल्कुल सर, उदाहरणों पे आए तो मुझे एक बहुत शानदार उदाहरण याद आता है। केरला कैडर के IAS अधिकारी हैं राजू नारायण स्वामी जी। मैं अभी कुछ दिनों पहले केरल गया था, खासकर मुन्नार, थेकेडी और इन जगहों पे गया था। जी। जिस चीज़ को मैंने सबसे अच्छा समझा, तो मुझे लगा यार रोडें इतनी साफ कैसे हो सकती हैं। एकदम क्लियर कट साफ सुथरी रोड, जो भी कंस्ट्रक्शन था वो इतना क्लियर था और कहीं भी इंक्रोचमेंट जैसा कुछ नहीं दिख रहा था। बात की जाए सर पहाड़ों की, तो मैं नॉर्थ ईस्ट भी जा चुका हूँ, नॉर्थ इंडिया भी जा चुका हूँ।
और मैंने राजस्थान के भी जो पहाड़ थोड़े बहुत हैं वहाँ पे भी मैंने विजिट किया हुआ है। बट जब मैं केरल गया तो पहली बात तो कि जिस प्रकार से रोड्स बनी थी, उनके साथ घर अलाइन थे, तो मुझे लगा कुछ तो बड़ा बदलाव है। थोड़ा जब मैं रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि राजू नारायण स्वामी जैसे बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी रहे जिन्होंने रियल एस्टेट के इंक्रोचमेंट को रोका वहाँ पे। क्योंकि सर केरल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अग्रणी माना जाता है, और वहाँ पे जो वामपंथी सरकार रही उसने भी इस दौरान, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी सरकारें नहीं करती, पर वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा काम हुआ। ये चीज़ इस बाबत भी समझ में आई कि उन्होंने लोगों को अवेयर किया कि किस प्रकार से अगर आप इंक्रोचमेंट नहीं करते हैं, रोड्स क्लियर रहती हैं, तो आपका जो मैक्सिमम बिजनेस हो रहा है टूरिज्म के द्वारा वो और मैक्सिमाइज हो जाएगा। और सर इस कारण अभी भी जब भारत में लिस्ट बनती है तो हमेशा टॉप 3 में मुन्नार और वहाँ का क्षेत्र आता है। तो रियल एस्टेट क्षेत्र में जो आईएएस अधिकारियों ने, खासकर राजू नारायण स्वामी का नाम इसलिए मैं लूँगा क्योंकि ये लेखक भी हैं और इनको साहित्य अकेडमी भी केरल का मिल चुका है, और इन्होंने वो जो लेखन लिखा है वो अपने ट्रेवलॉग के लिए लिखा है, और वो ट्रेवलॉग लिखते हुए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार की बहुत सारी बात की थी। इसके अलावा सर मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, और उत्तर प्रदेश में मैं जहाँ रहा, इलाहाबाद, प्रयागराज, तेलियरगंज क्षेत्र था, वहाँ मैं रहता था। वहाँ के कॉर्नर पे एक बिल्डिंग थी, दीपक डिपार्टमेंटल स्टोर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे शायद वहाँ पे रहेंगे तो जानेंगे। तो जिनका नाम दीपक है वो आईएएस अभिषेक सिंह हैं, जो बड़े फेमस रहे, कई सारे उन्होंने मूवीज़ वगैरह में काम किया। उनकी जो वाइफ है दुर्गा शक्ति नागपाल जी, दुर्गा शक्ति नागपाल के बारे में जब मैं ध्यान करता हूं तो मुझे याद आता है कि किस प्रकार से जो खनन माफिया थे, जो बालू का अवैध कारोबार हो रहा था, उसके खिलाफ वो खड़ी हो गई। और निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार के सामने 1 to 1 वो हो गया था। पहले उन्हें माफ़ी मांगनी पड़ी, बाद में प्रशासन को वहाँ पे झुकना पड़ा। तो हमने उसके बाद से जो खनन का अवैध कारोबार हो रहा था उसमें बड़ी स्तर पे लगाम हो लगते देखी, एटलीस्ट फ्रंट टू फ्रंट तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो किया था, अशोक खेमका जो हरियाणा के काडर के आईएएस अधिकारी हैं, वो रिटायर हुए। अपने कार्यकाल में इतनी बार ट्रांसफ़र लेना, ऐसा कहा जाता है कि हर तीसरे चौथे महीने में उनका ट्रांसफ़र हो ही जा रहा था। ये इस बात को बताता है कि इसके पहले जो 2 केसेस मैंने डिस्कस किए वहाँ पे बदलाव हुए। यहाँ पे एक व्यक्ति लगातार बदलाव के लिए अड़ा रहा, प्रशासन उसके सामने खड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो लगातार जिस लक्ष्य को आगे लेके चल रहे थे कि हम हमेशा सत्य की कसौटी पे खड़े उतरेंगे, और हमने जो प्रतिज्ञा की है एक सिविल सर्वेंट के तौर पे उसको अनुपालन करेंगे, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट रहेंगे, सत्यनिष्ठा का पालन करेंगे। तो सर ऐसे कुछ, मतलब मैं बहुत नाम, इरा संघल का नाम दे सकता हूँ। इरा संघल मैम से कुछ दिनों पहले मेरी जब बात हुई थी तो उनके संघर्षों को समझा कि किस प्रकार से शुरुआत में जो डीओपीटी था वो जो फिजिकली चैलेंज जो स्टूडेंट्स रहते थे उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में जगह नहीं दिखता था। इन्होंने बाकायदा केस किया, और ये चूंकि सेलेक्ट होने के बाद भी इनको नहीं मिल रहा था। तो ये संघर्ष, ये कहानियां बताती हैं कि हाँ, अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, गिवन कि उसको अन्य जो चने हैं उनसे सपोर्ट कैसा मिल रहा है। तो हाँ सर, आईएएस अधिकारियों ने बदलाव तो लाया है। सर कई बार हम बदलाव को सोचते हैं कि एकदम आमूलचूल एकदम से बदलाव आ जाए। सर इतिहास गवाह रहा है कि जहाँ पे पहले समुद्र थे वहाँ पे पर्वत बने। इतिहास गवाह रहा है कि जहाँ कॉन्टिनेंट नहीं थे वहाँ कॉन्टिनेंट बने। लेकिन ये सभी बदलाव धीमे धीमे हुए हैं। तो कई बार हम बदलावों को सोचते हैं कि रात में सोए सुबह बदलाव आ जाए, ऐसे बदलाव नहीं होते हैं। ये आईएएस अधिकारी इन धीमे धीमे होने वाले बदलावों की सर नींव लगते हैं। लेकिन सर जब हम सिस्टम में चेंज की बात कर रहे थे तो उसमें एक प्रश्न और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं सिस्टम को बदलने की कुव्वत रखते हैं। कुछ उदाहरणों से तो ऐसा लगता है जी। लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि कितना स्कोप है सर चेंज का। सर देखिए, हम कई बार आप साइंस की बात करते हैं, मैंने देखा, इस पर गौर किया। साइंस में एक चीज़ होती है एक्सेप्शन, जो बहुतों में थोड़ा सा हो उसको अपवाद कहते हैं, और जब हम उंगलियों पे नाम गिरने लग जाए तो अपवाद कहलाता है। पता नहीं क्यों इनके पास क्षमता भी है, ज्ञान भी है, और ये कर भी सकते हैं, लेकिन हमारे पास अपवाद की तरह केसेस हैं। जबकि यही चीज़ अगर नॉर्म होती तो हमारा देश बहुत बदल गया होता। जैसे आपने बताया केरला में उन्होंने रियल एस्टेट को लेकर के किया, तो
अगर यही चीज़ बाकी जगह के सिविल सर्वेंट्स भी प्रैक्टिस करते, जब एक कर सकता था तो बाकी भी कर सकते थे, तो वो नहीं किया गया। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि ये आयरन केज है एक तरीके से, आप बस जाइए और नॉर्म्स को फॉलो करिए। तो देखिए, जो जहाँ तक बात है ना कि स्कोप कितना है चेंज करने का, तो अगर हम स्कोप की बात करें तो चेंज करना तो संभव है, लेकिन उसके लिए चाहिए हिम्मत, उसके लिए नैतिकता चाहिए, उसके लिए पेशेंस चाहिए और रचनात्मकता चाहिए, क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। जैसे आपने जैसे कई सारों का एग्जाम्पल दिया, एक दो एग्जाम्पल्स मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं जो मुझे पर्सनली पसंद है, इनफैक्ट एडमायर करना मैं सही वर्ड इस्तेमाल करता हूँ जिन्हें। एक टीएन शेषन थे, अगर कि लोगों ने चुनाव आयुक्त भी कुछ होता है ये जाना तो टीएन शेषन से जाना। और पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या राज्यों का सत्ता पक्ष हो, हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक नाम से डरती थी। वो दौर शायद आज के बच्चों ने नहीं देखा, लेकिन वो एक अलग दौर हुआ करता था। उस अकेले बंदे ने पूरा सिस्टम बदल दिया। और मैं तो कहूँगा, हालांकि इसको किसी बुक में या रिसर्च में तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि जो बाद के सत्ता परिवर्तन है, जहाँ पर हम ये मानकर चल रहे थे कि बिहार में लालू नहीं जा सकते, बंगाल से कम्युनिस्ट नहीं जा सकते, केरला से कम्युनिस्ट नहीं जा सकते, इन सब चेंजेस की शुरुआत करने वाले टीएन शेषन ही थे। क्योंकि जो बोगस वोटिंग हो रही है और बूथ कैप्चरिंग पूरा बदल के रख दिया उसने। और दैट वाज द थिंग कि सुप्रीम कोर्ट आज भी कहता है कि हमारे पास टीएन शेषन जैसे आयुक्त नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन बताता है कि उस पर्सन ने क्या किया, है ना। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे किरण बेदी हैं, है ना। पूरे जेल रिफॉर्म्स, तिहाड़ जेल के रिफॉर्म्स के लिए आज तक याद की जाती है। तो सिस्टम में चेंज किया जा सकता है, लेकिन आपकी मॉरलिटी, आपकी हिम्मत, आपकी रचनात्मकता, आप उसमें कितना नया सोच सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो लेकिन अगर अधिकारी जब तक नियम से अलग नहीं सोचेगा, वो नॉर्म केवल रूल बुक फॉलो करता रहा, तो नहीं कर सकता है। समाज में उसको जुड़ना पड़ेगा, लोगों की भावनाएं और समस्याओं से जुड़ना पड़ेगा और इनोवेटिव तरीका निकालना पड़ेगा। जब तक वो इनोवेटिव नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता है। तो सही बात तो यह है कि आपको ऑप्टिमिस्टिक तो होना ही चाहिए, लेकिन रियलिस्टिक भी होना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ही आप कुछ चेंजेस की तरफ प्रो हो सकते हैं। अदरवाइज तो जैसे आप देखिए, इस समय डिजिटल इंडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। आप कुछ भी इनिशिएटिव करते हैं, सोशल मीडिया आपके साथ होता है, जनता आपके साथ होती है, और ये मॉरल प्रेशर क्रिएट करता है उन लोगों पर जो रिजिडिटी लेकर चलते हैं। तो आपको मीडिया, सोशल मीडिया, नई तकनीकियों का प्रयोग और नए ढंग से सोचना, अगर आप ऐसा करें तो चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ये तो बेसिकली नहीं कह सकते कि चेंजेस संभव नहीं है, और आपके एग्जाम्पल्स उसको जस्टिफाई भी करते हैं। तो डेस्क गवर्नेंस से लेकर के डोर स्टेप गवर्नेंस तक हमने वो दौर तय किया है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो आप बता रहे, दैट वाज डेस्क गवर्नमेंट। तो वहाँ से लेकर के आज हमारी गवर्नमेंट आपके मोबाइल में है, आप सारी सर्विसेज आपके मोबाइल में, तो हम डोर स्टेप गवर्नमेंट तक पहुँचे। तो निश्चित तौर पर ये डेवलपमेंट है, समय लेता है और समय लेगा, ओवरनाइट चेंजेस नहीं होते जैसा आपने कहा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि बच्चों को दोनों पक्ष बेहतर समझ आए होंगे। अब आप अगर इस पर कुछ बच्चों को विशेष बातें बताते जिसको वो नोट डाउन कर लें तो अच्छा रहेगा। सर, मतलब बातें तो थ्रू आउट इनको मुझे लगता है नोट डाउन करते रहनी होंगी। बहुत सारी बातें आपने बताई, क्योंकि जब मैं ब्यूरो और क्रेशन को समझा रहा था तो उसके बाद मैं मैक्स वेबर की बात करना ही चाह रहा था। आपने बहुत अच्छे से मैक्स वेबर के सभी सिद्धांतों की बात कर ली। कुछ बातें जो सर ने कहीं, जो मुझे लगता है आपको ज़रूर समझ लेनी चाहिए कि हर जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों को हम ज़रूर लिखवाते हैं कि भाई इंक्लूसिव हो, यानी कि समावेशी हो, इनोवेटिव हो, ठीक है, नवाचार हो, नवोन्मेष को बढ़ावा दे। तो ये सारी चीज़ें आप सिविल सेवा रिफॉर्म में ज़रूर लिखें। सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया था टीएन शेषन साहब का, क्योंकि अभी बिहार में चुनाव की गहमा गहमी चल रही है और चुनाव को लेके मुझे लगता है कि पिछले 1.5 महीने से हज़ारों आर्टिकल पटे पड़े हैं कि किस प्रकार से सुधार हो रहे हैं, सुधार नहीं हो रहे हैं। इनफैक्ट बिहार पहला राज्य बना जहाँ पे ऑनलाइन ऐप के माध्यम से वोटिंग हुई, हालांकि लोकल चुनाव में हुई, लेकिन हुई। तो बहुत सारे सुधार भी हो रहे हैं। जो बात सर ने कही जो आपको समझनी चाहिए वो है विल पावर की, क्योंकि सर हम जितने भी विषय लिखते हैं हर विषय में अंत में लिख देते हैं कि यहाँ पे विल पावर के नहीं, इच्छा शक्ति की ज़रूरत होती है। कई बार हम पॉलिटिकल विल पावर की बात करते हैं, कई बार हम एडमिनिस्ट्रेटिव विल पावर की बात करते हैं। तो अपने कंक्लूजन में हमेशा आप इस बात को लिखें कि किस प्रकार से विल पावर के साथ अधिकारियों ने करके दिखाया है। ये ज़रूर है कि आमूलचूल एकदम से बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन यस, धीमे धीमे चीज़ें तो बदल सकती हैं। जैसा सर ने, देखिए, हम और सर जिन बिंदु पे बात कर रहे हैं, तर्क ये है कि सिविल सेवा
जैसा सर ने डिफाइन किया, एक सेवा है जहाँ पे कुछ विशेष नियम कानूनों से बद्ध होकर आप अपनी जॉब को करते हैं, लेकिन उसके साथ जैसा सर ने बड़ा क्लियरली बताया कि अगर आप नवाचार को प्रोत्साहित करें, नई चीज़ों को अगर जागृत करें, सोशल मीडिया के द्वारा जो यूथ है उस तक नई बात पहुंचाएं, तो बदलाव आ सकता है। बाकी सर एक चीज़ मैं बताता चलूँ स्टूडेंट को कि कई सारे स्टूडेंट भौकाल समझ के सिविल सेवा की तरफ आ जाते हैं, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती, पावर दिखता है, और पैसे को देख के बहुत एक प्रकार का मन में, मुंह से नहीं बोलते लेकिन दिल में एक रहता है कि वो पैसा पैसा होगा। उन्हें बता दूं कि बहुत संघर्ष भी हैं। 24/7 की जॉब होती है और जितनी ग्लैमरस वो कागज़ पे दिखती है उससे बहुत ज़्यादा टफ होती है और रियल चैलेंज होता है। बाकी सर अंत में 2 शब्द आप कहें तो फिर हम लोग कंक्लूजन की तरफ बढ़ें। इसको क्लेरिफाई करने के लिए जो आपने अभी बोला, मैं बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूँ हमेशा बच्चों को, कि आपके ज़िले में डीएम ऑफिस होगा, डीएम आवास होगा, इनफैक्ट जो डीएम ऑफिस भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप ड्यूटी पर हो, आप घर नहीं गए हो। जिले में कुछ भी हो रहा है, फ्रॉम एनीथिंग टू एवरीथिंग, डीएम इज रिस्पॉन्सिबल। तो आप जिस जॉब को करने जा रहे हैं वो इतना इजी नहीं है, ये केक वॉक नहीं है। और जहाँ तक हम लोग जिस टॉपिक पर बात कर रहे थे सिस्टम चेंज करने की, तो देखिए सिस्टम को चेंज किया जा सकता है, लेकिन सिस्टम को सिस्टमेटिकली ही चेंज किया जा सकता है। विदाउट सिस्टमेटिक हुए आप चेंज नहीं कर सकते। और कोई भी आईएएस अधिकारी, वो ये उसकी पर्सोना पर डिपेंड करता है, ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है कि वो सिस्टम चेंजर बनेगा या सिस्टम प्रिजनर बनेगा। वो व्यवस्था में परिवर्तन लाएगा या व्यवस्था का एक अंग बन करके अपना जीवन यापन करेगा और अच्छा जीवन आने वाली पुस्तों के लिए बेहतर कलेक्शन सब करके जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका खुद का क्या है डिसीज़न, आप किस तरह से चीज़ों को करना चाहते हैं, और अप्रोच अच्छी हो, उसके साथ साथ करेज हो, और सर्कमस्टांसेस भी मैटर करती हैं। उन सब के साथ मिलकर के अगर कोई भी पर्सन अपनी सर्विसेज में बेहतर करना चाहे तो कर सकता है। इस चीज़ को कंक्लूडिंग रिमार्क की तरह लिया जा सकता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, बहुत ही बेहतर कंक्लूड करने के लिए। और जब आप पॉलिटी गवर्नेंस के इतने शानदार फैकल्टी के साथ बैठे हैं तो इस प्रकार के बिंदु ज़रूर आपके सामने आएंगे। सर ने बहुत क्लियर तरीके से सब कुछ बताया, तो आशा करता हूँ ये जो परिचर्चा रही, ये जो संवाद रहा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपने इस परिचर्चा, इस संवाद से क्या सीखा, और आपको क्या लगता है कि आईएएस अधिकारी क्या सिस्टम चेंजर बन सकता है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नए विषयों के साथ हम लगातार संवाद लेके आते रहेंगे। मेरा नाम है विकास, मेरे साथ है पंकज सर। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।